हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के यानी बायोलॉजी के असाइनमेंट के आंसर्स देखने वाले हैं। तो सीजी बोर्ड के जो असाइनमेंट है कक्षा 12वीं के अक्टूबर माह के सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैनल के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। सारे विषयों के आंसर्स चैनल पे अपलोड है। जाकर आपने जिस भी सब्जेक्ट के आंसर नहीं लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आंसर्स को जरूर कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा यदि आपने यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं क्लास 12th के बाकी विषयों की या सभी विषयों की, तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा www.boardjankari.com, जहां पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्लास 12th के सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर आपको कंप्लीट रूप से मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, दोस्तों में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल ग्रुप में जरूर शेयर कर दे, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डीएनए अणु को आरएनए की तुलना में अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना गया है, क्यों? ठीक है, 3 अंक के लिए प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर आप लिख लोगे, कुछ विषाणुओं के अपवाद के साथ आरएनए के बजाय डीएनए पृथ्वी पर सभी दैनिक जीवन में वंशानुगत आनुवांशिक कोड वहन करता है। डीएनए आरएनए की तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक लचीला और अधिक आसानी से मरम्मत करने वाला होता है। ठीक है, दोनों है। नतीजतन यानी इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आनुवांशिक जानकारी के अधिक स्थिर वाहक के रूप में कार्य करता है, जो जीवित रहने और प्रजनन के लिए आवश्यक है। डबल पेचदार संरचना के कारण डीएनए अधिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। एक बार दोहरी पेचदार संरचना न्यूक्लियोटाइड आधारों को संरचना के अंदर क्या करती है, रखकर उनकी रक्षा करती है। ठीक है, इससे क्या होता है, दूसरी बात ये भी है कि दोहरी पेचदार संरचना प्रतिकृति के दौरान होने वाली किसी भी त्रुटि की पहचान करने में मदद करती है। यदि दो टेम्पलेट के आधार पर एक दूसरे के पूरक नहीं थे, तो यह स्पष्ट रूप से प्रतिकृति के दौरान कुछ त्रुटि की उपस्थिति का संकेत भी देता था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इतना उत्तर। तो अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अनुवांशिक कोड क्या है? अनुवांशिक कोड के कोई 2 विशेषताएं लिखें। ठीक है, अनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड जिसको हम कहते हैं, क्या होते हैं जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए, इसको जिसको हम कहते हैं, तो जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में डीएनए कहते हैं, यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए कहते हैं, तो आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, अनुक्रम होता है, जो प्रोटीन के क्या करता है, प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रम को निर्धारित करता है। हालांकि डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर बात आ रहे हैं, तो इसके रैखिक अनुक्रम में प्रोटीन अनुक्रमों की जानकारी शामिल है। प्रोटीन सीधे डीएनए से नहीं बनाए जाते, इसके बजाय किससे बनाए जाते हैं, एक दूत आरएनए यानी एमआरएनए जिसको हम कहते हैं, तो ये एमआरएनए होता है। ठीक है, एमआरएनए अणु को डीएनए से संश्लेषित किया जाता है और प्रोटीन के गठन को निर्देशित करता है। आरएनए क्या करता है, 4 न्यूक्लियोटाइड से बना है, जैसे कि यहाँ पर पहला है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, इसको कहते हैं। और यहाँ पर यूरेसिल है, इसके 3 आसन्न न्यूक्लियोटाइड एक इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कोडन के रूप में जाना जाता है, जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड होता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पर ले तो क्या है, अनुक्रम AUG यहाँ पर एक कोडन है जो एमिनो एसिड मेथिओनिन को क्या करता है, निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पर कितने संभावित कोडन है, 64, जिनमें से 3 क्या है, अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रोटीन के अंत का संकेत देते हैं। शेष 61 कोडन में 20 अमीनो एसिड निर्दिष्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर AUG कोडन क्या होता है, मेथिओनिन के लिए कोडिंग के अलावा हर mRNA की शुरुआत में पाया जाता है और एक प्रोटीन की शुरुआत का संकेत देता है, क्योंकि 20 से अधिक एमिनो एसिड को एक से अधिक कोडन द्वारा कोडित किया जाता है, इसलिए कोड को अधःपतन कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ट्रिपलेट कोड यहाँ पर है, तो क्या होता है ट्रिपलेट कोड, तो ये हम विशेषताओं में लिख देंगे। जैसे जेनेटिक कोड की विशेषताओं में सबसे पहला है ट्रिपलेट कोड है, तो कोडान विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित mRNA के क्या होते हैं, 3 नाइट्रोजनी बेस क्रम का होता है। कोड कोमा विहीन होता है, 2 कोडान के बीच विराम नहीं होता है, या 2 संलग्न कोडान के बीच कोई रिक्त नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टीआरएनए, एमआरएनए और राइबोसोम आरएनए में आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अंतर पॉइंट के इस पे देखेंगे कैसे आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो एमआरएनए के बारे में सबसे पहले, ठीक है, एमआरएनए क्या होता है, आरएनए अणु का एक उप प्रकार है जो प्रसंस्करण के लिए, यहाँ पर आप कॉमा लगा सकते हैं, क्या करता है, डीएनए कोड के हिस्से को सेल के अन्य भागों में ले जाता है। ठीक है, पहला आपका एमआरएनए में। फिर टीआरएनए में क्या होता है, टीआरएनए अणु का एक छोटा आरएनए अणु है, जो क्या करता है, पत्तियां घास के आकार का है और साइटोप्लाज्म में एक विशिष्ट अमीनो एसिड को राइबोसोम में क्या करता है, स्थानांतरित करता है।
ठीक है। तीसरा है टीआरएनए, लास्ट वाला। एक आरएनए अणु राइबोसोम का एक घटक है और अनुवाद के अंग के रूप में कार्य करता है। इसका आकार, ठीक है। अब आकार की बात करें टीआरएनए एमआरएनए में, तो जो एमआरएनए है वो क्या है, आकार में रैखिक है, जबकि टीआरएनए आकार में कैसा है, एक ती पत्ती या घास की पत्ती के आकार का अणु है। और टीआरएनए की आकृति कैसी है, गोलाकार अणु के समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद इनका समारोह जो यहाँ पे बताया गया है वो एमआरएनए की बात करें तो नाभिक से राइबोसोम तक पॉलीपेप्टाइड के ट्रांसक्रिप्टेड डीएनए कोड का संदेश देता है। कौन, एमआरएनए। अब टीआरएनए में क्या होता है, ये यहाँ पर टीआरएनए राइबोसोम के लिए विशिष्ट अमीनो एसिड का परिवहन करता है, अनुवाद का समर्थन करता है। टीआरएनए और यहाँ पर आरएनए राइबोसोम बनाने के लिए विशिष्ट प्रोटीन से जुड़ा होता है। ठीक है, इनमें एंटीकोडन भी है, तो ये भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि एमआरएनए में और कोडन होते हैं, टीआरएनए में एंटीकोडन होते हैं, और यहाँ पर जो कैपिटल टीआरएनए है उसमें एंटीकोडन अनुक्रमों का अभाव होता है। इनका आकार भी कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जैसे स्तनधारियों में दिया है 12,000 एंटी, यहाँ पर इसमें टीआरएनए में भी अणु का आकार दिया गया है, इस प्रकार से इतना होता है, तो ये भी आपको लिख लेना है। और कैपिटल टीआरएनए में भी इसका आकार दिया गया, ठीक है, अलग अलग प्रकार से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिकाओं में निम्नलिखित अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिकाओं में कौन कौन से अंतर होते हैं। सबसे पहला, पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होने पर सामान्य कोशिकाएं बढ़ना यानी प्रजनन करना बंद कर देती हैं। एग्जाम्पल, यदि त्वचा में एक कट की मरम्मत के लिए कोशिकाओं का उत्पादन किया जा रहा है तो नई कोशिकाओं का उत्पादन नहीं हो पाता, यानी नई कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं। जब छेद को भरने के लिए पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होती है जब मरम्मत कार्य किया जाता है। इसके विपरीत पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होने पर कैंसर कोशिकाएं बढ़ना बंद नहीं करती। इस निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप अक्सर एक ट्यूमर कैंसर यानी कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। चलिए, ये किस तरह सामान्य कोशिकाओं की तरह अन्य कोशिकाओं के साथ बातचीत नहीं करती है। सामान्य कोशिका आसपास की अन्य कोशिकाओं से भेजे गए संकेतों का जवाब देती है, जो कहती है अनिवार्य रूप से आप अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। जब सामान्य कोशिका इन संकेतों को सुनती है तो वे बढ़ना बंद कर देती है। ठीक है, कैंसर कोशिका इन संकेतों को जवाब नहीं देती है और सामान्य कोशिका उन पदार्थों का स्त्राव करती है जो उन्हें एक समूह में एक साथ चिपका देते हैं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रणाली के माध्यम से ये भी बताया, जैसे दूर के क्षेत्रों में रक्त प्रवाह लिम्फ चैनलों की प्रणाली के माध्यम से आसपास के स्थानों पर तैर सकते हैं। ठीक है, इतना आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, निम्नलिखित रोगों के रोगजनक संक्रमण तथा संलक्षणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अमीबता है, हैजा है और मलेरिया। ठीक है, सभी एक एक अंक के लिए है, तो यहाँ पर आपको 3 अंक का प्रश्न है। चलिए इनका आंसर देख लेते हैं, किस प्रकार से आप इसके उत्तर लिखोगे अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर पहला आपको अमीबियासिस जो दिया गया उसके बारे में हम रोगजनक लिखेंगे। तो एकल कोशिका प्रोटोजोआ है जो आमतौर पर मानव शरीर में प्रवेश करती है। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति भोजन या पानी के माध्यम से अल्सर को निगलता है, यह मल के सीधे संपर्क में आने से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, संक्रमण कैसे हो सकता है, तो इसमें सिर्फ आप 1 या 2 पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 मुख्य पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को यदि नोट कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि केवल आपको 1 अंक के लिए पूछा गया है। चलिए इसका यहाँ पर संलक्षण हम लिख लेंगे, तो संलक्षण में भी आप केवल इसमें 1 लाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, यानी अनुभव, तो ढीले मल, पेट में ऐंठन और पेट दर्द शामिल है। सिर्फ इतनी 1 लाइन आप इसमें लिख देंगे तो आपको 1 अंक पूरा मिल जाएगा। इसमें दूसरा है, यहाँ पर आपको पूछा गया, तो दूसरा रोगजनक में आपको हैजा है। ठीक है, हैजा के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर ये कौन से परिवार का सदस्य वो लिख देंगे। इसमें पानी में रहने वाले जीवाणुओं की 3 चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियाँ शामिल है। और ये छोटा यहाँ पर जो जीवाणु होता है वो होता है, इसकी बहुत सारी है। और यहाँ पर आप इसके संक्रमण कैसे फैलता है 1 पॉइंट इसमें लिख देंगे। ठीक है, दूषित जल आपूर्ति हैजा के संक्रमण का प्राथमिक स्रोत है। बिना पके फल, सब्जियां, अन्य खाद्य पदार्थों में भी हैजा पैदा करने वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, इतना आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, पूरा हो जाएगा। इसके बाद इसका संलक्षण लिख देंगे। हैजा में प्रचुर मात्रा में पानी जैसा दस्त आना शुरू हो जाता है, जो आमतौर पर क्या होता है 12 से 28 घंटे की उष्मायन अवधि के बाद होता है। इसमें आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है, आप इसको थोड़ा थोड़ा एंटर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है मलेरिया। ठीक है, इसके रोगजनक क्या है, मलेरिया का कारण एक मलेरिया परजीवी कीटाणु होता है जो बहुत छोटा होता है, इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, इस व्यक्ति के इसमें क्या होता है, पॉइंट आप इसके लिख सकते हैं। और संक्रमण में आप इसका लिख सकते हैं कि जब जो मादा एनेलिस मच्छर है किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो अपने लार के साथ उसके रक्त में मलेरिया परजीवी को पहुंचा देता है। संक्रमित मच्छर के काटने से 10-12 दिनों के बाद में उसे मलेरिया के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, इतना आप केवल इसमें लिख देंगे, बाकी इसमें आप इसको नहीं लिख सकते। ज़्यादा भी आपको नहीं लिखना है क्योंकि 1 अंक के लिए केवल पूछा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोटीन संश्लेषण के विस्तार, इसको विस्तार से समझाना। ठीक है, क्या होता है प्रोटीन संश्लेषण? प्रोटीन का निर्माण है जैविक प्रणालियों में कोशिका के अंदर किया जाता है। प्रोकैरियोट्स में यह साइटोप्लाज्म में होता है और यूकेरियोट्स में ये शुरू में डीएनए के कोडिंग क्षेत्र का एक प्रतिलेख बनाने के लिए नाभिक में होता है। प्रतिलेख नाभिक को छोड़ देता है और अमीनो एसिड के एक विशिष्ट अनुक्रम के साथ प्रोटीन अणु में अनुवाद के लिए राइबोसोम तक पहुंचता है। ठीक है, इतना आप इसमें लिख देंगे। और उसके बाद जैविक प्रणालियों में इसमें अमीनो एसिड संश्लेषण, अनुवाद और इसकी घटनाएं शामिल होती है। ठीक है, इसमें जैव रासायनिक प्रक्रिया का एक समूह होता है जो क्या करता है, जैसे कार्बन स्रोत अमीनो एसिड का उत्पादन करता है, सभी अमीनो एसिड द्वारा निर्मित होते हैं। अन्य अमीनो एसिड आहार से प्राप्त होते हैं। कोशिकाओं के भीतर ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद प्रक्रियाओं से प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। शॉर्ट में यदि हम कहें तो प्रतिलेखन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए से एमआरएनए टेम्पलेट को क्या करते हैं, स्थानांतरित किया जाता है। टेम्पलेट का उपयोग अगले चरण अनुवाद के लिए किया जाता है। अनुवाद में अनुवांशिक कोड के आधार पर अमीनो एसिड एक विशेष क्रम में एक साथ जुड़े हुए हैं। अनुवाद के बाद नवगठित प्रोटीन की प्रक्रिया से गुजरता है, जैसे कि प्रोटियोलिसिस, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन और प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, इतना आप इसमें आंसर कंप्लीट रूप से लिख देंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th का बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान के असाइनमेंट के आंसर देखे सीजी बोर्ड के अक्टूबर माह के। ऐसे ही असाइनमेंट के आंसर्स के लिए सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। आपके साथ में कक्षा 12वीं के जितने विद्यार्थी हैं उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इसके अलावा आप इसकी पीडीएफ गूगल पे जाकर सर्च करोगे पीडीएफ के लिए boardjankari.com। ठीक है, www.boardjankari.com जैसे ही सर्च करोगे आपको सीजी बोर्ड के अक्टूबर माह के असाइनमेंट के आंसर वहाँ पर मिल जाएंगे। यदि आपने क्लास 12th के कोई असाइनमेंट नहीं लिखी अक्टूबर माह के, या कोई असाइनमेंट छूट गया है, आप लिखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में सारे विषयों के असाइनमेंट की लिंक दी गई है, वहां पर आप क्लिक करेंगे आपको सारे विषयों के असाइनमेंट के आंसर मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।